स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड, ये समझेंगे पहले। तो दोनों कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है जो आज का टाइम है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इससे पहले का जो हमारा टाइम था वो कैसा था, वो देखेंगे इसमें हम। सबसे पहले इसमें दिया है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इसमें हम अक्सर देखते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। जब एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट होती हैं ट्रेड को लेकर, या फिर जो लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, या फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस तरीके से जो है हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ जुड़ते हैं। तो इसी को हम नॉर्मली जानते हैं ग्लोबलाइजेशन, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, इट इज़ अ नॉट अ न्यू फेनोमेना। जो ग्लोबलाइजेशन है वो कोई नई प्रक्रिया नहीं है। एंशियंट पीरियड से ही जो है हम ग्लोबलाइजेशन का जो फेनोमेना है उससे कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आज की डेट में अगर हम माने मॉडर्न पीरियड की बात करें तो जैसे हम प्लेन यूज़ कर लेते हैं, शिप्स को यूज़ कर लेते हैं और फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा प्री मॉडर्न पीरियड में या एंशियंट पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जो है हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट थे। तो कैसे कनेक्ट थे वो हम देख लेते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। यहाँ पे दिया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कोई नया नया प्रोसेस नहीं है, कोई भी न्यू फेनोमेना नहीं है, लेकिन दिया है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। बहुत पुराने टाइम से ही जो है हम ट्रेड के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क। काम की तलाश में लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। जैसे एक कंट्री में क्या होता है, एक कंट्री में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। तो ऐसे ही जो है ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, पूरे ग्लोब की बात हो रही है, यानी हर एक कंट्री की यहाँ पर बात हो रही है, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये है कि हम पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में काम की तलाश में जाता है या ट्रेड के लिए जाता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जो मूवमेंट हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्लोबलाइजेशन में आती हैं जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सिल्क रूट को। जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम किस तरीके से ट्रेड करते थे, किन रास्तों से होकर ट्रेड करते थे, तो वो हम देखेंगे। सबसे पुराना जो हमारा रूट है ट्रेड करने का वो है सिल्क रूट। सिल्क रूट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले हम इस रास्ते से सिल्क को ले जाते थे। चाइना में जो सिल्क होता था वो सिल्क जो है चाइना से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ में और एशिया में और जो है नदर्न अफ्रीका में, इन तीनों जगहों पर जो है इस सिल्क को इसी रास्ते से ले जाया जाता था, इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट रखा गया है। सबसे पहले सिल्क का ट्रेड हम इस रास्ते से करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके जो चाइनीज़ पोट्री है, चाइनीज़ पोट्री को हम इसी रास्ते से ले जाने लगे। फिर इसी रास्ते को यूज़ करते हुए जो है, जो हमारे कंट्री इंडिया में जो स्पाइसेस हैं, टेक्सटाइल्स हैं, उनका भी ट्रेड इसी रास्ते से होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके, अभी तो ये सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि यहाँ से किसी न किसी थिंग का, किसी न किसी चीज़ का जो है वो ट्रेड हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, यहाँ से जो लोग हैं वो भी इसी रास्ते को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार करते हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं वो भी इसी रास्ते को यूज़ करते हुए जो है एशिया में आए हैं, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में गए हैं। और साथ ही साथ उनके बाद फिर कुछ मुस्लिम प्रीचर्स भी इसी रास्ते को यूज़ करते हुए जो है कंट्रीज़ में गए हैं। और इससे भी पहले की अगर हम बात करें तो बुद्ध धर्म जो हमारा इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जिसका ओरिजिन हुआ, तो बुद्ध धर्म के जो प्रचारक थे वो भी इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए जो है बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में गए। तो ये कोई नया नहीं है। जो ग्लोबलाइजेशन है कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत पुराने टाइम से ही जो है ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया चलती आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस सिंस एंशियंट पीरियड, यानी पुराने टाइम से ग्लोबलाइजेशन जो है वो लगातार काम कर रहा है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बीच में कहीं रुक गई हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है सिल्क रूट और ग्लोबलाइजेशन में जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिल्क रूट इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में सिल्क रूट का क्या योगदान रहा या क्या इसका
रोल रहा। इसके बाद सेकंड हमारा है फूड ट्रैवल। फूड ट्रैवल, अब फूड ट्रैवल का मतलब ये तो नहीं है कि खाना एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाएगा, ऐसा तो नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि कोई ना कोई जो पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है तो उसके साथ जो है उसके आइडियाज़ हैं, उसके कल्चर है और जो उसका खान पान है, उसका रहन सहन है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो यही यहाँ पर हम देखेंगे कि फूड ट्रैवल, जब भी लोग माइग्रेट करते हैं, काम की तलाश में जा रहे हों या ट्रेड के लिए जा रहे हों, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो उस समय उनका खान पान भी जो है उनके साथ ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है। फूड ट्रैवल, फूड ट्रैवल में हम देखेंगे इसमें नूडल्स ट्रैवल टू बिकम स्पैगेटी इन यूरोप। नूडल्स, सभी को पता है कि नूडल्स जो है वो चाइनीज़ फूड है, ठीक है। तो जब जगह बदलती है तो जो खाना है या जो हमारी जो रेसिपी है उनका नाम भी जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि वो उस जगह के लोग हैं तो वो अपने हिसाब से उसका नाम रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नूडल्स है वो सभी को पता है चाइनीज़ फूड है, लेकिन जैसे जैसे नूडल्स जो है आगे बढ़ते जाते हैं, आगे का मतलब जब वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुँच रहे हैं यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में जब वो पहुँच रहे हैं तो उनका नाम वहाँ पहुँच स्पैगेटी हो जाता है। यूरोपियन कंट्री में उसको स्पैगेटी कह रहे हैं, पर्टिकुलर इन इटली, इटली में जो है नूडल्स को स्पैगेटी कहा जाता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं, अपने यहाँ का भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि कुछ जगह पे लोग गोलगप्पे कहते हैं, कुछ जगह पे लोग पानी पूरी कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, नाम जो है वो जगह के हिसाब से बदल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम कॉमन फूड्स ट्रैवलिंग वर पोटैटो, सोया। जितनी भी चीज़ें हम ज़्यादातर अगर हम फूड देखें जो हम खाते हैं, तो शायद हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज भी नहीं जानते रहे होंगे कि वो उनकी जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। बस वो ग्रोइंग उसका जो पैटर्न है वो तो जानते थे, किस तरीके से उगाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब तो मालूम था, लेकिन वो आए कहाँ से हैं, उनकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है। तो इसमें दिया है सम कॉमन फूड्स ट्रैवलिंग वर पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, टमाटो, चिली। ये जितने भी लिखे हुए हैं जिनको हम बहुत ही जो है अच्छे से स्वाद से इनको खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये इंडियन का ओरिजिन नहीं है, यानी भारत की उत्पत्ति नहीं है। दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। यानी ये जो फूड यहाँ पर आए हैं, कैसे आए हैं, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब वो इंडिया को ढूंढने के लिए निकले थे और गलती से क्या फाइंड कर लिया, अमेरिका फाइंड कर लिया। तो जब अमेरिका को उन्होंने फाइंड किया तो वहाँ पर जिस भी तरीके की जो भी खेती होती थी वो लेकर वो यूरोप पहुँचे, फिर यूरोप से धीरे धीरे करके वो एशिया में आ गए। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही प्रोसेस है कि किस तरीके से चीज़ें अमेरिका से यूरोप पहुँची और यूरोप से जो है वो एशिया में आ गई। तो ये हमारा फूड ट्रैवल में दिया हुआ है कि फूड ट्रैवल में जितनी भी ये हमने कॉमन फूड्स देखे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से ही आए हैं। यानी कोई ना कोई पर्सन रहा होगा जो एक जगह से दूसरी जगह जब वो आया है तो अपने साथ जो है इन चीज़ों को लेकर आया है। तो इसमें हमने देखा कि जो फूड ट्रैवल है, फूड ट्रैवल से हम लोगों को कई सारे फ़ायदे भी हुए हैं, इसके कई सारे एडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस ये हैं कि हमें नई नई क्रॉप्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंची हैं, यानी नई नई फसलें हमारे सामने आई हैं, नई नई जो खाने की जो वैरायटीज़ हैं वो हमें मिली हैं। लेकिन एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ फूड है, जो नूडल्स है, ये क्या है कि रेडीमेड फूड है, फटाफट बनाया और खा लिया। अगर हम किसी भी एक चीज़ के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, अल्टरनेटिव्स छोड़ देते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को लगातार खाते रहेंगे तो कहीं न कहीं वो हार्मफुल तो होगा ही। तो जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल बुक में दे रखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जब पोटैटो की जो फसल वहाँ पर पहुँची है, आलू की फसल जब वहाँ पर पहुँची है, क्रिस्टोफर कोलंबस जब उन्होंने अमेरिका में जब डिस्कवर किया, उसके बाद वो सीधे वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको लेके गए, तो पूरे यूरोप में एक क्रांति जैसे आ गई, एक नई फसल उनको मिल गई। और पोटैटो को खाने के बाद जो है, जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं, उनकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी में भी थोड़ा-सा सुधार आया, कहीं न कहीं उनकी जो लाइफ़ थी वो पहले से बेहतर हो गई। तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि एक ऐसी क्रांति जैसी है कि भई नई फसल आ गई है, सभी लोगों को यही फसल, क्योंकि वो उस समय जो है उसका इम्पैक्ट अच्छा था, तो सभी लोगों ने वहाँ पर जो है वो आलू की खेती की। लेकिन हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद उस फसल में, आलू की फसल में जो है कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से जो है वो आलू की फसल पूरी की पूरी खराब हो गई। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं कि हमने पूरे इतने बड़े लेवल पे जो है किसी भी एक फसल को उगाया है और अचानक से जब वो पूरी फसल खराब हो जाती है तो किस तरीके का इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ देखने को मिलेगा, किस तरीके की आर्थिक मंदी यहाँ देखने को मिलेगी।
इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, इकोनॉमिक डिप्रेशन है यानी कहीं ना कहीं उनकी पूरी फसल खराब हो गई। जब फसल ही खराब हो गई तो करेंगे क्या, ऊपर से वो पूरा का पूरा उसी के ऊपर डिपेंड थे, कोई भी अल्टरनेटिव उस समय वो नहीं देख रहे थे। जिसकी वजह से हुआ क्या कि कई सारे लोग जो थे वो भुखमरी का शिकार हो गए, कई सारे लोग जो है वहाँ पर मारे गए। तो इससे हमने ये देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अच्छा तो है, कई सारे स्टेप्स में हमने देखा कि वो अच्छा है भाई, एक जगह से चीज़ें जो है वो दूसरी जगह पहुंच रही हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नई चीज़ें हम जान रहे हैं, नया खान पान हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो ये जो 2-3 टॉपिक हमारे थे ये क्लियर हो गए हैं। सिल्क रूट हमने देख लिया, किस तरीके से चीज़ें इधर से उधर पहुंच रही हैं सिल्क रूट को यूज़ करके। उसके बाद फूड ट्रैवल हमने देखा, फूड ट्रैवल में हमने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लिए। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।